आप सबने हेडिंग अपने पास लगा ली है। दिस इज द फर्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक काफी इजी है। अगर आपने स्कूल में 10th ग्रेड जो हमारे 11th ग्रेडर्स हैं इस साल के, उन्होंने सबने पढ़ा हुआ है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का टॉपिक, तो इट इज दैट इज व्हाई प्रेफरेबल टॉपिक टू स्टार्ट दिस केमिस्ट्री सिलेबस, क्योंकि आप इजीली इसको रिलेट कर लेते हैं, आपको चीजें आसान लगती हैं। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है मेरे बच्चे, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द वर्ड मैटर। वर्ड मैटर, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, वी आर गोइंग टू बिगिन दिस विद द टर्म मैटर। कौन बताएगा मुझे मैटर क्या होता है? प्लीज क्विकली, मैटर कौन बताएगा क्या होता है? शाबाश। Thing that has substance, weight and mass is matter. ओके, ये कौन है? अभिया बता रही है? Yes sir. ओके, अभी कोई और बताना चाहेगा बेटा? व्हाट इज मैटर? डिफाइन मैटर बेटा। दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग जो आप बेसिक साइंस से पढ़ के आ रहे हैं। मैटर क्या है? डिफाइन कीजिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ बॉडी। ओके, और बेटा प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए। Sir, मैं फिजा बोल रही हूँ। Matter is जी, mass and something that takes up volume. Something that has mass and takes up volume. Something that has some mass and takes some Sir, volume. Okay. The matter is a substance that has mass and occupies some space. Okay, very good. और कोई है? कोई और बोलना चाहेगा? बेटा बोलने से क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका जो है ना वो वापस आएगा, जो इस लॉन्ग गैप की वजह से रहा नहीं है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट सारे बच्चों को मालूम है। वेटिंग रूम में कोई है? वेटिंग रूम में कोई है? ओके, तो मैटर के बारे में जो डेफिनेशंस आ रही हैं वो तकरीबन तमाम बच्चों ने सही कहा है। और अच्छा, आप होगा ये कि आप एक चीज में बताना भूल गया कि जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, यू हैव टू जस्ट डू इट एनीवे। वो क्या है कि जब हम कोई टॉपिक पढ़ेंगे, पहला उसका जो लेक्चर होगा और फिर उसके बाद उसके नोट्स मैं बोलूंगा, ताकि हम फ्रेश को लिखें अपने पास और वहीं से आपको याद करना होगा। ठीक है जी? तो इसमें ख्वारी तो होती है क्योंकि बच्चों को मुश्किल होती है कि सर लिखाएंगे, छोड़े सर, रहने दें, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, यूं कर दीजिएगा। बट चूंकि फिजिकली हमारा इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो ये वाला पार्ट करने से हमें फायदा ही होगा कि आप चीजें मेरे साथ साथ याद कर लेंगे। तो इसलिए मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं कि जो कुछ हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं आप लिख भी रहे होंगे अपने पास। तो मैटर का डेफिनेशन क्या है बेटा? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई वॉल्यूम। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस या वॉल्यूम, जो भी चीज है जिसका कोई ना कोई मास है, कोई ना मास कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर को। तो कोई भी चीज जिसका वजन है, मास है, मैटर उसमें भरा हुआ है और वो जगह घेर रही है, दैट इज मैटर। एनीथिंग दैट हैज मास, anything that has mass and occupies space is matter. Anything that has mass and occupies space is matter. Anything which has mass and occupy space or volume, space or volume is matter. Clear? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इस कॉन्सेप्ट में? ओके, अब मुझे बताओ, अब मुझे सबने इंडिविजुअली आंसर करना है। अगर इस डेफिनेशन को तुम लोग समझ पाए हो कि जिस चीज का मास है और जो जगह घेरती है, यानी कोई ना कोई वजन रखती है और जगह भी घेर रही है, वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो अब मैं जो एग्जांपल्स बोलूंगा आपने मुझे बताना है कि वो मैटर है या नहीं है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्टिसिपेंट नंबर 1, कौन है पार्टिसिपेंट? स्टार्टिंग फ्रॉम शेमन खान। शेमन खान बेटा आप मुझे बताइएगा, हमने मैटर को डिस्कस किया है कि एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, तो क्या जो ग्लासेस आप पहनते हैं आईज पर, ये मैटर होगा या नहीं होगा? सर नहीं होगा। मैटर नहीं होगा। क्यों? ये मास नहीं रखता या जगह नहीं घेरता? ये आपके जो ग्लासेस होते हैं इनका वेट नहीं होता कोई, या और ये जगह स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं सर। तो फिर मैटर की डेफिनेशन में फिट इन होंगे नहीं होंगे? हो जाएंगे। अभी आप क्विकली बताइएगा बेटा कि आपके किचन में जो स्टोव रखा हुआ है, चूल्हा रखा हुआ है, वो मैटर है या नहीं है? यस सर, मैटर है। अच्छा, अली बिन अशर बेटा क्विकली बताइए मुझे कि पानी की बोतल चाहे खाली हो या भरी भी हो, मैटर है या नहीं है? यस सर, है। अभी हाँ बेटा क्विकली बताइएगा कि आपके जो क्लोथ्स हैं ये मैटर है या नहीं है? यस सर, मैटर है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा अनाब, ये जो पानी है, कोई भी लिक्विड है, पानी है, हनी है
या सॉफ्ट ड्रिंक है, ये मैटर है या नहीं है? Yes, sir. मैटर है, क्योंकि हर चीज इस डेफिनेशन में लाई कर रही है, इसका मास भी है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है। अच्छा, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अनीका फातिमा, आप मुझे बताइएगा बेटा, ये जो गाड़ी में जो फ्यूल भराते हैं आप, ये मैटर है या नहीं है? है सर। मैटर है। अनाब काशिफ, आप बेटा बताइएगा कि ये जो गाड़ी में गैस भराते हैं, ये मैटर है कि नहीं? Yes, sir. मैटर है। मैटर है। बेटा एक कॉमन कंफ्यूजन जो गैस के मामले पे आती है, जो हमारे नए लर्नर्स होते हैं उनको लगता है कि गैस जो होती है वो शायद स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गैस का भी मास होता है और गैस भी स्पेस ऑक्यूपाई करती है। अगर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रही होती, फिर आप गाड़ी के सिलेंडर में भरवाते जाते और वो भरती जाती। वो जो सिलेंडर ऑफ द कार है, जो गैस सिलेंडर है, सीएनजी सिलेंडर है, उसके अंदर वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जब तो वो सिलेंडर भर रहा है। और साथ ही साथ उसका मास भी है। अगर आपने मीटर पे देखा हो तो मीटर पे लिखा आ रहा होता है कि 1 kg भर गया है, 2 kg भर गया है, 3 kg भर गया है। तो गैस के बारे में, गैस का मास बहुत कम है एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। बट ये कह देना कि मास ही नहीं है, ये गलत है। तो नॉर्मली हमारे बच्चों को गैस में कंफ्यूजन होती है। जैसे मैं नॉर्मली जब बच्चों से सवाल पूछता हूँ, बुशरा आप बताएं बेटा, जो आपके रूम में जो एयर है वो मैटर है या नहीं है? यस सर। मैटर है, क्योंकि एयर क्या कर रही है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रही है, मास भी रखती है। हालांकि ये मास हमें फील नहीं हो रहा क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बहरहाल काफी सारे बच्चे हैं, सबसे इंडिविजुअली पूछ नहीं पाया हूं, बाकी सवाल दूसरों से पूछ लूंगा। तो हमें समझ में आ गया कि एयर हो या फ्यूल गैस हो या सॉलिड मटेरियल हो, लिक्विड मटेरियल हो, सारा का सारा इस डेफिनेशन में लाई कर रहा है, which says that anything which has mass and occupies space or volume is matter। यहां तक हमें क्लियर हो गया बेटा? Yes, sir. Now Yes, sir. let's discuss kinetic particle theory। kinetic particle theory, बेटा kinetic particle theory है क्या? This theory tells us about the behavior of matter। This theory tells us about the behavior of matter, behavior of different types of matter। This theory tells us about the behavior of different types of matter। different types जब मैं बोल रहा हूं तो इससे क्या मुराद है? We all know that matter exists in 3 types or states, that is solids, liquids gases and gases। ठीक है ना? तो सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस, ये तीनों के तीनों लाई करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर के अंदर। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी क्या कर रही है? हमें बेसिकली इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स, इट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ गैसेस। बेटा ये बैकग्राउंड वॉइस किसकी आ रही है? प्लीज अपना माइक बंद कीजिए। बुशरा आपके माइक से आवाज आ रही है बेटा। बुशरा आपके घर में कोरमे वोरमे की बातें हो रही हैं जो हमें सुनाई दे रही हैं। थैंक यू बुशरा। नाउ तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी के लिए अगर आप पहली लाइन लिखेंगे अपने पास तो क्या है? दिस इज द थ्योरी दैट टेल्स अस और दैट एक्सप्लेन्स द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट स्टेट्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है जी। अब जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर हमने कह दिया है तो हम अपने पास 3 कॉलम ड्रॉ करेंगे और कॉलम में कंपैरेटिव नोट डाउन करेंगे कि भाई सॉलिड्स के बारे में ये थ्योरी क्या कहती है, लिक्विड्स के बारे में ये थ्योरी क्या कहती है और गैसेस के बारे में ये थ्योरी क्या कहती है। ठीक है, आर वी क्लियर? हमने काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी की हेडिंग लगाई है। बेसिकली दिस इज द थ्योरी, दिस इज द इंफॉर्मेशन जो कि हमें बता रही है अबाउट बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, बिहेवियर ऑफ लिक्विड्स, बिहेवियर ऑफ गैसेस। अच्छा, इससे पहले कि हम सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस की इंडिविजुअली बात करें, एक पॉइंट अपने पास नोट कीजिएगा बेटा, एक पॉइंट काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी का अपने पास नोट कीजिएगा कि एवरी मैटर is composed of, every matter is composed of, ये जनरल पॉइंट है जो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पे अप्लाई होगा। every matter is composed of small tiny particles, every matter is composed of small tiny particles। कोई बताएगा उन टाइनी पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? Atoms. atom Yes, everyone. ये 2-3 ही आवाजें आ रही हैं मुझे। Tiny particles क्या कहलाते हैं? We all know from the basic sciences that every matter is composed of atoms। अच्छा, मजे की बात ये है कि काइनेटिक पार्टिकल जो थ्योरी है ना,
ये एटॉमिक लेवल पे डिस्कशन नहीं कर रही है। एटॉमिक लेवल इज द स्मॉलेस्ट लेवल, एटॉमिक लेवल सबसे छोटा लेवल है। अगर एटम एटॉमिक लेवल से ऊपर आ जाए, एक लेवल ऊपर आ जाए, तो वो कौन सा लेवल कहलाता है? वो कहलाता है मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी जो है, नो डाउट कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स, बट एटम्स जब कंबाइन होते हैं तो एक बड़ा लेवल आता है, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। तो काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी में वी आर डिस्कसिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर एट मॉलिक्यूलर लेवल। दैट इज व्हाई द फर्स्ट पोस्टुलेट, द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सेज दैट every matter is composed of tiny particles called molecules. Ultimately we know that molecules are composed of atoms, lekin we are discussing this theory at the level of molecules. That is why in this theory hum kya kehte hain? Every matter is composed of tiny particles called molecules. तो ये postulate आपने लिख लिया है। नाउ अपने पास अपनी नोटबुक में आप 3 कॉलम्स बनाएंगे, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के हवाले से। मैं इसको इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूंगा एंड देन इंशाल्लाह फिर हम लिखेंगे। ठीक है, लिखने वाला काम बाद में करेंगे, पहले क्विकली एक्सप्लेनेशन देते हैं सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस के ऊपर। बेटा सॉलिड्स को डिफाइन कैसे करते हैं सबसे पहले समझिएगा। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड्स। अच्छा, किसी को दरमियान में कुछ समझ में ना आए प्लीज इंटरप्ट कीजिएगा और इंटरप्ट करके पूछिएगा। ठीक है जी, और अगर समझ में आ रहा है तो जब मैं आपसे पूछूं तो प्लीज मुझे आंसर कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऑल्दो द टॉपिक वी आर डिस्कसिंग इज क्वाइट इजी, लेकिन इसके अंदर भी अभी आने वाले कुछ टिपिकल एंगल्स जहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो सॉलिड्स क्या है बेटा? सॉलिड को डिफाइन कैसे करते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये चीज सॉलिड है और ये चीज नहीं है? तो केमिस्ट्री हमें यहाँ पर गाइडलाइन देती है। केमिस्ट्री क्या बता रही है, या काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी हमें क्या बता रही है कि किस चीज को आप सॉलिड कहेंगे? सुनिएगा बेटा, मैटर which have fixed shape, फिक्स, या इसके लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं जो आपकी बुक में इस्तेमाल हुआ है, डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। ये कोई मैं नई चीज नहीं बता रहा हूं, ये सारे आपने बेसिक साइंसेज में पढ़े हुए हैं। बेटा सॉलिड को डिफाइन कैसे करते हैं? आप अपने पास 3 कॉलम बना चुके हैं। सॉलिड्स का कॉन्सेप्ट क्या है? मैटर का वो स्टेट जिसकी शेप भी डेफिनेट है। शेप डेफिनेट होने से क्या मतलब है बेटा? कि खुद ब खुद चेंज नहीं होती। शेप डेफिनेट होने का मतलब क्या है? कि ऑटोमेटिकली शेप चेंज नहीं हो जाती, बल्कि जब तक हम उसे डिस्टर्ब ना करें उसकी शेप वही रहेगी, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती। तो the state of matter which has fixed shape and fixed volume, या डेफिनेट वॉल्यूम, यानी जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है वो भी फिक्स है, ऑटोमेटिकली चेंज नहीं हो जाएगी। सॉलिड्स को कैसे डिफाइन कर रहे हैं बेटा? द स्टेट ऑफ मैटर which have definite shape and definite volume। ना ऑटोमेटिकली शेप चेंज होगी, ना ऑटोमेटिकली वॉल्यूम चेंज होगा। वी कॉल दैट स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके। नाउ लिक्विड्स में क्या होता है? कॉमन, देखो केमिस्ट्री इज फन जब आप कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करें थोड़ा सा। लिक्विड्स कॉमनली, आप एग्जांपल, जब लिक्विड वर्ड बोलता हूं, पानी आपके जहन में आता है, वाटर आपके जहन में आता है। देखो वाटर की अगर मैं बात करता हूं तो आप वाटर की कोई शेप डिफाइन कर सकते हैं वाटर की, कि वाटर इस शेप का होता है? आप नहीं कर सकते। आप क्या देखते हैं कि वाटर को आपने कैन में डाला है तो कैन की शेप का आ जाएगा, वाटर को बाउल में डाला है बाउल की शेप का आ जाएगा, वाटर को एक आपने कोई इलॉन्गेटेड बॉटल में डाला है उस शेप का आ जाएगा। तो इसी तरह कोई भी लिक्विड, किसी भी लिक्विड की अपनी ओरिजिनल कोई शेप नहीं होती। तो सॉलिड, जो मैटर की वो स्टेट जिसकी शेप डेफिनेट ना हो, the state of matter which has no definite shape, no definite shape, no definite shape, but have definite volume। वॉल्यूम डेफिनेट क्यों है बेटा? अगर आपने 1.5 लीटर 1.5 लीटर की जो है वो कोका कोला परचेज की है, तो क्या ये पॉसिबल है कि वो 1.5 लीटर से 2.5 लीटर हो जाए? ऑटोमेटिकली नहीं हो सकता, क्योंकि जो वॉल्यूम आपने उसका परचेज किया है, लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, लीटर इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। तो जो लीटर्स आपने उसके परचेज किए हैं, चाहे आप उस कोका कोला को एक बड़े बर्तन में निकाल लें, बाउल में निकाल लें, या फिर आप उसको एक बॉटल में ही रहने दें, उसकी शेप तो कीप ऑन चेंजिंग, बट उसका जो वॉल्यूम है वो वही वॉल्यूम रहेगा जो आपने परचेज किया था 1.5 लीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड्स में हमें क्या प्रॉपर्टी नजर आ रही है कि दे डोंट हैव डेफिनेट शेप बट दे डू हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो खुद से बेटा लिखेंगे, डेफिनेशन क्या बनेगी लिक्विड्स की? बेटा शाबाश बोलिएगा, मैटर which have
no definite shape but have definite volume are liquids. मैटर की वो स्टेट जिसके वॉल्यूम्स डेफिनेट होते हैं लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होती, we call them liquids. Sir, sorry to interrupt you. कोई waiting room में. Okay. ये वेटिंग रूम में ये क्या डिस्कनेक्ट होके चले जा रहे हैं या ये आए ही नहीं थे हमारी क्लास? ओए होए होए होए, अनुषे 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 अनुषे, आप हमारी क्लास में बेटा आए नहीं थे या आप डिस्कनेक्ट हो गए थे? सर मैं आई नहीं थी क्योंकि मैं केमिस्ट्री ग्रुप में नहीं हूँ। ओहो, अच्छा चलें, आपने ज्यादा कुछ लॉस नहीं किया है। हम डिस्कस क्या कर रहे थे, मैं आपको क्विकली बता दूं, हम सॉलिड लिक्विड्स तक आ गए और वहां मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो सॉलिड्स के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इट इज द स्टेट ऑफ मैटर जिसकी फिक्स शेप होती है, यानी अनटिल अनलेस आप उसे चेंज ना करें बाय अप्लाइंग स्ट्रेस, वो चेंज नहीं होगी। अगर एक स्पॉन्ज की बात कर ले, स्पॉन्ज जो है उसकी शेप बड़ी जल्दी चेंज होती है लेकिन खुद से चेंज नहीं होती, जब तक आप उस पर स्ट्रेस अप्लाई नहीं करेंगे चेंज नहीं होगी। तो सॉलिड्स क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच हैव डेफिनेट शेप एज वेल एज डेफिनेट वॉल्यूम। जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो भी फिक्स होती है। सेकंड हम बात कर रहे थे लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में हम क्या प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा कि लिक्विड्स डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप। लिक्विड्स की शेप डेफिनेट नहीं होती है, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। तो लिक्विड्स की बात हमने शुरू कर दी थी। तो द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच डू नॉट हैव एनी डेफिनेट शेप बट दे डू हैव डेफिनेट वॉल्यूम। मैं उसमें कोका कोला की एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप 1.5 लीटर ऑफ कोका कोला परचेज करते हैं तो आप उसे किसी भी कंटेनर में निकाल दें, शेप तो चेंज हो जाएगी बट वॉल्यूम उसका 1.5 लीटर ही रहेगा। तो इसका मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। उसके बाद आ जाए बेटा, तीसरी स्टेट क्या है? गैसेस है। तो गैसेस को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच डू नॉट हैव डेफिनेट शेप और व्हिच नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। वो स्टेट ऑफ मैटर जिसकी ना शेप फिक्स है और ना ही वॉल्यूम फिक्स है। आप देखें वॉल्यूम क्यों, कैसे बात कर रहे हैं वॉल्यूम फिक्स नहीं है? आपकी जो अगर आप अपने रूम की बात करें तो जो एयर इस वक्त आपके रूम में है हम उससे कंप्रेस करके एक छोटे से बॉटल में भी बंद कर सकते हैं। तो अगर वॉल्यूम फिक्स होता तो डेफिनेटली वो एक छोटे से बॉटल में नहीं आती। जब वो एयर जो है वो आपके रूम में स्प्रेड हुई है तो आप देख रहे हैं कि उसका वॉल्यूम ज्यादा है, वो ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है। और उसी को जब आप इनक्लोज कर देंगे कंप्रेस करके एक छोटी सी बॉटल में या एक छोटे से कंटेनर में, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो गैसेस के लिए हम क्या देखते हैं कि इट इज द स्टेट ऑफ मैटर जिसकी ना कोई डेफिनेट शेप है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम है। आप अपने पास ये कॉलम्स बना के नोट कर रहे हैं बेटा, तो कॉलम में तीनों कॉलम्स के लिए एक एक पॉइंट आपके पास आ गया है डेफिनेशन का। सबने नोट कर लिया डेफिनेशन का पॉइंट। सॉलिड्स में क्या लिखा है कि इट इज द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, सॉरी व्हिच हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड्स के लिए क्या लिखा होगा आपने कि दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप बट डू हैव डेफिनेट वॉल्यूम। और गैसेस के लिए नीदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। ये लिख लिया आपने सबने? Yes, sir. जी सर। ओके, मैं ट्रस्ट कर रहा हूं कि सारे आप नोट डाउन कर रहे होंगे, बिकॉज मैंने आपको पहले कहा है कि दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक यू राइट डाउन माय नोट्स, ताकि आपके पास जो हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ लिखें और उसी के उसी वक्त याद हो जाए, जान छूटे, कहानी खत्म हो जाए। अगली जी बेटा क्या कह रहे हो? गैसेस वाला रिपीट कीजिएगा, गैसेस वाला। बेटा सॉलिड लिक्विड्स को देख के लिखो ना कि द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच नीदर हैव और नाइदर हैव डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम आर कॉल्ड गैसेस। डन? यस। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा। मुझे बताओ जल्दी, कोई 2-4 बच्चे जवाब दे दो मुझे, शाबाश, जिनकी आवाजें अब तक नहीं आ रही हैं, कि टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स कहां नजर आते हैं हमें? सॉलिड्स में, लिक्विड्स में, गैसेस में? सॉलिड। ऑब्वियसली सॉलिड्स में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, केमिस्ट्री कितनी आसान है। जब चीजें कॉमन सेंस से सोचोगे और चीजों को कॉमन सेंस से रिलेट करोगे तो लर्निंग आधी की तो वैसी खत्म हो जाएगी आपकी। इसको इसलिए ज्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, बल्कि मैं हमेशा कहता हूँ ये बच्चे जो पुराने जानते हैं कि ओ लेवल्स के अंदर सबसे आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री है। अगर आपको समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट आपका आ गया है, सबसे इजी और सबसे इजीली आप इसके अंदर अच्छा ग्रेड लाते हैं। मैथ फिजिक्स में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री में थोड़ी सी करोगे इंशाल्लाह ग्रेड आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। तो क्या लिखेंगे सॉलिड्स के अंदर? द पार्टिकल्स आर
tightly packed. The particles are tightly packed. Solids में लिख रहे हैं बेटा, particles के बारे में. The particles are tightly packed in a way that there is no, in a way that there are no or very little intermolecular spaces. There are no or very little intermolecular spaces. क्या कहा है हमने इस पॉइंट में बेटा कि सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. मैं डायग्राम में दिखाना चाहता हूं आपको. डायग्राम मेरे साथ देखिएगा यहाँ स्क्रीन पर. एक बार फिर रिपीट कर लेंगे. मैं रिपीट करता हूँ, एक मिनट बेटा. क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं, और इतना क्लोजली पैक होते हैं कि उनके दरमियान किसी किस्म की स्पेसेस नहीं होती, या अगर होती हैं तो बहुत थोड़ी होती हैं. ये देखें यहाँ आपको नजर आ रही है, यहाँ आपको नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी स्पेसेस. ये स्पेसेस वाली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे जो है ना वो एक मिसकंसेप्शन का शिकार हो जाते हैं कि शायद सॉलिड में स्पेसेस होती ही नहीं है. मुझे याद नहीं आता कि कैम्ब्रिज एग्जाम में कभी भी कोई डायग्राम सॉलिड के लिए आई हो तो उसमें स्पेस ना हो. लाजमन स्पेस होती है और आप उससे लिक्विड समझ लेते हैं. तो याद रखिएगा सॉलिड्स में, मैं दोबारा पॉइंट रिपीट कर रहा हूं, पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड in a way that there are no or very little intermolecular spaces. Clear? जी सर. Okay. लिक्विड्स में लिखेंगे बेटा. लिक्विड में क्या होता है, एज कंपेयर टू सॉलिड कंपैरिजन आ जाता है बेटा. देखो लिक्विड्स और सॉलिड्स को अगर आप देखोगे ना डायग्राम में, तो पार्टिकल अरेंजमेंट के लिहाज से दे सीम्स सिमिलर, एक जैसे ही लग रहे होते हैं. ये गलत फहमी है आपके दिमाग में कि सॉलिड बहुत टाइटली पैक्ड होगा और लिक्विड बहुत लूज होगा एज कंपेयर टू सॉलिड. दिस इज नॉट राइट. कैम्ब्रिज एग्जामिनेशन में जो डायग्राम्स आपको सामने आएंगी उसमें आप फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि एट दिस लेवल ये सारी वो टिपिकल एंगल्स हैं जो आपको नॉर्मली आप इस पर गौर नहीं करते और एग्जामिनेशंस के अंदर आप गलती कर जाते हैं. देखो लिक्विड्स के अंदर कैसे पहचानोगे, पहले तो पार्टिकल की अरेंजमेंट देखो लिक्विड्स की. मैं लिक्विड के अंदर भी पार्टिकल्स जो बना रहा हूं आप देख रहे हो कि दे आर नॉट लूजली अरेंज्ड. क्या ख्याल है, इनमें भी अरेंजमेंट में लूज नहीं बना रहा हूं बल्कि दे आर ऑल्सो, बोलो भाई, क्लोजली पैक्ड. नजर आ रहा है? Yes, sir. ठीक है जी. तो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स हैं वो भी क्लोजली पैक्ड हैं. लेकिन सवाल ये पैदा होता है फिर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई सॉलिड बना हुआ है कि लिक्विड बने हुए हैं. तो बेटा उसका एक बेसिक सा तरीकेकार है. देखो आपको नजर आ रहा है कि लिक्विड्स के अंदर भी पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड और लिक्विड्स के अंदर भी फ्यू स्पेसेस नजर आ रही हैं. आपको देखें यहाँ जो स्पेसेस है वो बहुत बड़ी बड़ी नजर नहीं आ रही बल्कि फ्यू स्पेसेस आपको नजर आ रही हैं बिटवीन द पार्टिकल्स. ये बात समझ में आती है? Yes, sir. बेटा लिक्विड्स को फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? लिक्विड्स आर आइडेंटिफाइड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हाई यील्ड पॉइंट देने जा रहा हूं. लिसन दिस. Liquids are identified by the concept of center of gravity. Liquids are identified by concept of center of gravity. क्या मतलब है center of gravity का? बेटा लिक्विड की डायग्राम में you will see more particles at the bottom and fewer particles at the top. देखो आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो हर चीज को अपनी तरफ क्या करती है, पुल करती है. तो सॉलिड्स के ऊपर ग्रेविटी का जो पुल है वो शो नहीं होता क्योंकि सॉलिड्स इतना ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं कि पार्टिकल्स उनमें अलग अलग नजर नहीं आते. बट लिक्विड्स के अंदर एज कंपेयर टू सॉलिड्स थोड़ी सी अरेंजमेंट इज लूज. दैट इज व्हाई लिक्विड्स जब डायग्राम में शो किए जाते हैं तो यू विल सी मोर पार्टिकल्स एट द बॉटम देन टॉप. You will see more complex arrangement at the bottom than top. This we call concept of center of gravity. अब जब मैं आपको एग्जाम क्वेश्चंस कराऊंगा अभी इस टॉपिक के बाद तो आपको मैं एग्जाम के सवाल दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला अपने पास, जिसमें आप देखेंगे कि आपके पास दो डायग्राम्स बनी हुई है और दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर हैं बट एक सही है और एक गलत है. जो सही है वो कौन सी सही होगी? जिसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी नजर आएगा. अगर
लिक्विड्स होंगे तो उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से मोर पार्टिकल्स विल बी देयर एट द बॉटम. एम आई क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. So this is a very high yield point beta. Liquid. One last time I am repeating this. Remember this. अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हो, this is first thing जो आपको दूसरों से अलग बनाती है. क्या चीज है बेटा? Solids and liquid. Diagrammatically they look similar. The difference is not unnoticeable unless until you remember the concept of center of gravity. There are few spaces in liquids. There are few spaces in solids. But liquids have liquids show the pull of center of gravity. The pull of gravity liquid में हमें नजर आ रहा होता है, which means that there will be more particles at the bottom than at the top. जबकि अब gases में जब हम बात करते हैं तो gases में क्या कहते हैं बेटा? Particles are far apart from each other. Particles are far apart from each other. शाबाश, point note करो बेटा. Particles are far apart from each other. Particles are far apart from each other. यानी अभी तक हम क्या कह रहे थे? Particles were closely packed. In solids, particles were closely packed. In liquids, particles were closely packed. लेकिन जब बात हम किसकी करते हैं? Gases की, तो बेटा क्या कहते हैं? Particles are far apart. क्या मतलब? Particles बहुत ही दूर दूर हैं एक दूसरे से. Which means there are large जी बेटा. सर हम लिक्विड की डेफिनेशन में भी ये लिखेंगे कि पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड. Yes. Particles are closely packed with very little intermolecular spaces. ये liquids में भी आएगा, but back of the mind आपको मालूम है कि solid के comparison में जो स्पेसेस है वो ज्यादा हैं और पैकिंग लूज है. लेकिन मैंने आपको बताया डायग्राम में देखने में आपको डिफरेंशिएट अगर आपको करना हो तो सिवाय पुल ऑफ ग्रेविटी के और किसी चीज से फर्क पता नहीं चलेगा. तो लिक्विड्स के अंदर भी आपने यही पॉइंट लिखना है बेटा कि पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड देयर आर फ्यू इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस और वेरी लिटिल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. फिर गैसेस, और फिर चाहो तो वहां पर अपने पास स्टार बना के नोट कर लो कि लिक्विड शोज पुल ऑफ ग्रेविटी. लिक्विड शोज पुल ऑफ ग्रेविटी. बेटा ये नए बच्चे हमारी क्लास में समझ में आया आपको बेटा? ये नए बच्चे जो हैं अनाब, फिजा और पता नहीं दो चार नाम जी सर, आ गया समझ. ओके. गैसेस में फिर आप जाके लिखोगे कि पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड देयर आर वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर, देयर आर लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. देयर आर लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. मैं फिर रिपीट कर रहा हूं सेकंड पॉइंट तीनों के लिए. सॉलिड्स के लिए लिखोगे पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड और टाइटली पैक्ड एंड देयर आर वेरी फ्यू और वेरी लिटिल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. लिक्विड्स के लिए भी सेम चीज लिखोगे और डायग्राम चाहो तो अपने पास बना लो और फिर वहां स्टार बना के नोट कर लो कि लिक्विड शोज पुल ऑफ ग्रेविटी व्हिच इज नॉट शोन बाय सॉलिड्स. उसके बाद आ जाओ गैसेस में. गैसेस के लिए क्या लिखा है तुमने कि पार्टिकल्स आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड हैव वेरी लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. एम आई क्लियर? नाउ बेटा तीसरे पॉइंट पे मूव कर रहा हूं. तीसरे पॉइंट पे क्विकली तीसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं जो कि मोशन का है बेटा. पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, क्योंकि जगह तो है नहीं सॉलिड्स में, तो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट एट देयर पोजीशन. रेस्ट में नहीं है बेटा, रुके हुए नहीं है. पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड वाइब्रेट एट देयर पोजीशन. क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, स्टेट ऑफ मोशन में है. नो मैटर इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट. तमाम के तमाम मैटर जो हैं उनके पार्टिकल्स आर इन स्टेट ऑफ मोशन. किसी की मोशन ज्यादा है, किसी की कम है. रेस्ट में कोई भी नहीं है. तो सॉलिड्स में क्या लिखेंगे बेटा? तीसरा पॉइंट कि द पार्टिकल्स आर इन स्टेट ऑफ वाइब्रेटरी मोशन. और आप दूसरी तरह यूं भी लिख सकते हैं कि पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग एट देयर पोजीशन और पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर पोजीशन. नोट कर लिया? इन सॉलिड्स पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर पोजीशन. नोट कर लिया बच्चे? यस सर. सबने नोट कर लिया है. लिक्विड्स में क्या लिखेंगे बेटा? लिक्विड्स में क्या होता है वरा? तुम तो पढ़ चुके हो वरा. लिक्विड्स में क्या होता है सर? सेम चीज होती है. सेम चीज भाई. देखो टाइटली पैक्ड सॉलिड में भी था और टाइटली पैक्ड जी बोले. It's on top of each other ना. हाँ जी, आ रहे हैं. देखो लिक्विड्स के अंदर चूंकि पैकिंग तो सॉलिड जैसी है, इसका मतलब है वो अपने जगह पर ही वाइब्रेट करेंगे. लेकिन लिक्विड में एक डिफरेंस आ जाता है जो इस बच्ची ने हाईलाइट कर दिया कि सॉलिड्स जो है ना वो लेयर की फॉर्म में मूव नहीं कर रहे होते, लेकिन लिक्विड्स कर सकते हैं. तो मैं पॉइंट बोल रहा हूं, लिखिएगा. पार्टिकल्स
particles can slide in form of layers. Particles can slide in form of layers over each other. And when they are not sliding, अगर आपने पानी को बिल्कुल स्टिल रख दिया है और पानी मूव नहीं कर रहा है, बह नहीं रहा है, तो उस वक्त स्लाइडिंग नहीं हो रही होगी. And when they are not sliding, they vibrate at their position like solids. They vibrate at their position like solids. लिक्विड, चूंकि बेटा लिक्विड की प्रॉपर्टी है फ्लो करना, तो whenever the liquid is flowing, उस टाइम पर particles will be moving in form of layers. लेयर्स एक दूसरे के ऊपर पूरी पूरी स्लाइड कर रही होंगी, एक लेयर आगे जा रही है, एक लेयर पीछे जा रही है. बट अगर आपने किसी लिक्विड को फ्लो नहीं करा रहे, बिल्कुल स्टिल रखा हुआ है एक ग्लास के अंदर, एक कंटेनर के अंदर, तो उस कंडीशन में पार्टिकल्स फिर लेयर की फॉर्म में मूव करना रुक जाते हैं. दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट देयर पोजीशन लाइक सॉलिड्स. एम आई क्लियर? Sir. गैसेस के लिए लिखिए बेटा, पार्टिकल्स आर इन रैंडम ट्रांसलेटरी मोशन. Particles are in random translatory motion. Particles are in random translatory motion. Particles are in random translatory motion. इस लाइन में आपने दो वर्ड्स लिखे हैं, random. Random का मतलब है there is no pattern. There is no pattern. They are moving in any random in a random manner. लेकिन translatory का मतलब क्या होगा कि चाहे किसी भी तरह मूव कर रहे हो, दे आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन. लेट मी शो दिस इन डायग्राम. देखो, लेट सपोज ये हमारे पास कंटेनर है, अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है. ऐसा हो सकता है कि दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एंड दिस मॉलिक्यूल इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, और देयर इज अनदर मॉलिक्यूल, लेट सपोज देयर इज अनदर मॉलिक्यूल, वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो क्या कोई डायरेक्शन फिक्स है? नहीं, डायरेक्शन कोई भी फिक्स नहीं है. तो वी आर कॉलिंग दिस रैंडम मूवमेंट. लेकिन सारी की सारी मूवमेंट आप गौर से देखो स्ट्रेट लाइन में है. स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया कि ये अगर ये वाला जो पार्टिकल है अगर वो यू मूव कर रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है. मूवमेंट इज नॉट लाइक दिस, वेवी मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट ट्रांसलेटरी है. यानी रैंडम इस सेंस में है कि कोई पर्टिकुलरली किसी डायमेंशन में नहीं हो रही, लेकिन जो पार्टिकल भी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो लाइन स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है. दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग दैट पार्टिकल्स आर मूविंग रैंडमली but possessing translatory motion. Am I clear? Sir. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है तो पूछो बेटा. कोई कंफ्यूजन है तो पूछो. नहीं सर. ठीक है बेटा, ये पॉइंट नोट कर लिया आपने अपने पास? Yes, sir. जी सर. अच्छा बेटा, मगरिब का टाइम हो गया. मुझे क्लास मगरिब से पहले ही एंड करनी थी, थोड़ी सी लंबी हो गई इंट्रोडक्शन के टाइम पर, तो मैं मजीद आगे नहीं बढ़ रहा हूँ. जो है ना, मैं इस क्लास को यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ. इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास का आपका टाइम जो है ना, मैंने असल में आपके टाइम रखा था 5:45 या 6 से पहले स्टार्ट हो जाती है. आपकी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट हुई है क्योंकि वी हैव टू एंड आवर क्लास बाय 7:15, क्योंकि फिर मगरिब की नमाज कज़ा हो जाती है. तो इसलिए जो है वो क्लास इस वक्त यहाँ पर केमिस्ट्री का सेशन एंड हो रहा है. जो लोग बायोलॉजी लेंगे उनका सेशन 8 बजे स्टार्ट होगा. आपके पास 40 मिनट्स का गैप है, नमाज पढ़ें, फ्रेश हो जाएं और बायोलॉजी क्लास में ज्वाइन करें. पहली क्लास थी, इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम निकल गया, वरना मुझे थोड़ा और आगे जाना था. इंशाल्लाह सैटरडे को आपके साथ मिलेंगे तो यहाँ से बात को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच. मैं आपसे और बात करता, लेकिन चूंकि नमाज अजान हो चुकी है, नमाज निकल जाएगी, इसलिए बेहतर है मैं यहीं एंड कर दूं. अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच.